अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। स्क्रीन के उस तरफ बैठी सारी पब्लिक को सुहाबजिल की तरफ से सुबह बखैर। मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत हमारे साथ मौजूद है, उससे भी चल के बात करते हैं। आज देखते हैं सुहा ने तो आज पिंक पहना हुआ है और मेकअप आपकी मैचिंग हो रही है सर हरमीत के साथ। हमने तो आज अभी आपको ये दिखा देते हैं, हमने तो पहले देख लिया था। आप जरा देखें हरमीत कैसे लग रहे हैं। ब्लू कलर की उन्होंने पहनी हुई दस्तार और आपने ब्लू मैचिंग की। और मेरे साथ सरकारी करते हैं आप। जो ऐलानात हुए हैं कि हफ्ते की छुट्टी बहाल हो गई है, 40% तक कटौती होगी अखराजात में, उस हवाले से भी हरमीत से चल के बात करते हैं। तरक्याती मनसूबों के सिवा कोई नई भर्तियाँ नहीं होगी, हुकूमत ने कल ऐलान किया है। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पे पाबंदी होगी। बाहर अब इलाज कराने वो जो आए दिन लोग चले जाते थे, अय्याशियां करते थे छुट्टियां लेके सर, हाँ लंबी लंबी उसके ऊपर भी पाबंदी होगी। पूरी कोशिश गवर्नमेंट कर रही है कि जितने अखराजात कम से कम किए जाएं उतने किए जाएं। अगरचे कोई ऐलान नहीं हो सका ये कि मार्केट्स जो हैं, तजारती मराकज़, वो शाम को जल्दी बंद हो या ना हो, लेकिन होना यही चाहिए। मैं तुम्हें बताऊं बाहर के मुल्कों में, लेकिन पहले हरमीत का रुख करते हैं, फिर मैं अपनी स्टोरी आगे बयान देख लें आप लोग हरमीत कैसे लग रहे हैं। आपको तो हरमीत की तो फैन फॉलोइंग बहुत है, लोग बहुत पसंद करते हैं, फौरन कहते हैं स्विच कर लिया करें हरमीत की तरफ। हरमीत कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और आज तो आप पूरी पिंकी बन के आई हैं, पिंक पिंक पहन के तो अच्छा, बातें बिल्कुल दुरुस्त है रऊफ साहब। हम देखते हैं कि जब भी एटम बम यानी पेट्रोल की सूरत में और महंगाई की सूरत में ऐसी चीज़ें की जाती हैं तो फिर वो आंखें ना वो काली करने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस किस्म की जो चीज़ें ऐलानात किए जाते हैं। कभी छुट्टी ख़त्म कर दी जाती है तो कभी छुट्टी बहाल की जाती है और कभी ये कहा जाता है कि हम सुबह की ड्यूटी 7 बजे देंगे। यानी शहबाज शरीफ साहब को खुद नींद नहीं आती तो इसलिए वो दूसरों को भी जगा देते हैं। लेकिन हम सारी चीज़ें सिर्फ ऐलानात तक ही देखते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब से पूछा गया कि आप चाहते हैं कि पेट्रोल और ये चीज़ें जो मराहत आप लोगों को मिलती है तो क्या अगर आप लोगों से वापस ली जाए, क्योंकि आम आदमी भी तो इसी महंगाई के इसमें वो चक्की में पिस रहा है, तो कम से कम आप लोग भी तो फील करें। तो शायद खाकान अब्बासी का जवाब ये था कि बिल्कुल भी नहीं, हम अपनी मराहत नहीं देंगे क्योंकि मिनिस्टर को मिलता क्या है। तो आप ये देखें ना कि ये सब ऐलानात तक की चीज़ें तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन इनके लिए बहुत सारे रास्ते और खुले होते हैं, उन रास्तों से बहुत सारा फायदा इनको वैसे भी मिलता रहता है। अच्छा हरमीत, और सर ये देखिए कल जो प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी सर, उसमें साफ साफ मिफ्ता इस्माइल जब स्पीच दे रहे थे तो बहुत सारी बातें उन्होंने लाइटर नोट पे भी की, बहुत सारी बातें उन्होंने सीरियस नोट पे भी की। साफ साफ उनका कहना ये था कि जी इमरान हुकूमत के किए गए IMF से ये मुआहदे हैं जो कि हम भुगत रहे हैं, हम पूरे कर रहे हैं, और अगर मैं वो सारी शराइत मानता तो आज पेट्रोल 300 होता और मैं अपनी जॉब से फारिग होता। सर तो वो 300 के करीब ही तो है। दो तीन बातें उसमें और बड़ी अहम हुई। अगर उस सवाल जाया जाए, पहले हम बात कर रहे थे हफ्ते की छुट्टी का और उस हवाले से, लेकिन चलें कल जो प्री बजट सेमिनार से शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया उसके हवाले से कुछ बातें कर लें। एक तो उन्होंने ये कहा कि मुल्क में मईशत की बहाली के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ज़रूरी है। ये एड्रेस ख़ास तौर पर उन्होंने मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को किया कि इमरान खान जो मुसलसल प्रेशराइज कर रहे हैं न्यूट्रल्स को कि उनको ये गवर्नमेंट ख़त्म करनी चाहिए और फौरी तौर पे इंतखाब की तरफ जाना चाहिए। तो शहबाज शरीफ का पैगाम ये था कि अगर आप मुल्क में हमसे चाहते हैं कि हम स्टेबिलिटी लेके आएँ मईशत में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें वक्त पूरा करने दिया जाए। ये बात बहुत ही अहम है। उसकी वजह यही है कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब भी आती है तो हालात ख़राब होते हैं, माशी हालात बिगड़ जाते हैं। हमने पहले ही देखा कि पिछले दौर में महीना डेढ़ महीना पहले जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी तो हमारी इकोनॉमी को बड़ा ज़ोरदार तरीके पे धचका लग रहा था। डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा था, रुपया डिवैल्यू होता चला जा रहा था और उसके साथ स्टॉक मार्केट भी गिर रही थी, सिर्फ इस वजह से कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। अब अगर आए हैं ये अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवा के और इस हवाले से इनकी हुकूमत बनी है तो कुछ इकदाम इन्होंने किए हैं जिसके बारे में कल जब हम फ़ारूक सलीम साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कड़वी गोली तो खाई जा चुकी है, अब स्टेबिलिटी की तरफ चलना है। तो वो हरमीत वो जो बात है ना कि कड़वी गोली खाई जा चुकी है, अब जो महंगाई का एक
रऊफ साहब, ये बात आपको याद होगी कि जब ये हुकूमत आई थी और इनसे सख्त इक़दामात की बात की जा रही थी कि आप लोगों ने वो अनपॉपुलर फैसले करने हैं, लेकिन इनकी नज़रें जो थी वो आपको पता है कि मुख्तदर हलकों की ओर थी और इनका मानना ये था कि जब तक वहाँ से इशारा ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाते तब तक ये इस किस्म के इक़दामात नहीं उठाएंगे। और वहाँ से भी बातें ये थी क्योंकि इमरान खान साहब का दबाव इतना ज़्यादा है और बल्कि अब भी है और इससे पहले भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से न्यूट्रल जिसे जिनकी कोशिश थी कि इलेक्शन जो है जल्द से जल्द कराए दिए जाए, लेकिन बाद में जब इक़दामात और IMF के शराइत की बात की गई कि अगर निगरान हुकूमत को भी लाया जाए तो उसमें बड़ा मुश्किल होगा IMF से लोन लेना, IMF की जो हमें जो मुख्तलिफ किस्तें देनी है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो मुआहदा। तो इसीलिए आप कड़वा घूंट जो है वो पी लें, हम आपके साथ हैं। और यही वजह है कि उनके मुक़्तदर हलकों के साथ जो है मामलात ग्रीन सिग्नल जब वहाँ से मिले तो इन्होंने इस किस्म के इक़दाम शुरू, क्योंकि ये बहुत सख्त किस्म के इक़दाम है। अभी इलेक्शन में अगर ये जाएंगे तो बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी। और इस वजह से इन्होंने ये इक़दाम लिए, कहीं ना कहीं सिग्नल जो है वो मिल गए, रोशनी डाली है। और आपने भी सर बहुत सारी जो कल चीदा उस कॉन्फ्रेंस की बातें थी आपने हाईलाइट की हैं। सर आगे बढ़ के जरा अगर टॉप स्टोरीज पे जाए तो वो क्रक्स उसका वही है जो सर एक चीज़ मैं एक कमेंट कर दूं, हरमीत के हवाले से इलेक्शन की बात हो रही है तो इलेक्शन के हवाले से कल जो एक सर्वे आया एक गैर सरकारी एक NGO की तरफ से, अफसोस की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि अगर इस वक्त PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ती है तो इनको वोट ज़्यादा मिलेंगे और तहरीक इंसाफ ज़्यादा दूसरे नंबर के ऊपर होगी। लेकिन अगर 29% बिल्कुल 29% उनको मिलते हैं और 39% के करीब या 35% के करीब है शायद 39% है जो PDM को मिलेंगे। लेकिन अगर अलग अलग लड़ते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के वोट ज़्यादा होते हैं, 29% के करीब उनके वोट जो है वोट बैंक पक्का है। इसी बुनियाद के ऊपर कल मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब जाके मिले हैं, जरदारी साहब से हमजा शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में तय हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म से ज़िमनी इंतखाबात लड़े जाएं और ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में होने वाले हैं अगर वो एक प्लेटफॉर्म से मिलते हैं उसमें नून लीग कामयाब रही थोड़ी सी कि दस्तबरदार करवाने में। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को नून लीग के हक में दस्तबरदार करवाया जाएगा। तो ये कंपैरेटिवली अगर इकट्ठे करेंगे तो उसमें चांसेस और अक्सरियत जो है वो ज़्यादा हो सकती है। इंडिविजुअल करेंगे एज अ पार्टी तो फिर देखना कि रिजल्ट्स क्या होगा। सर आज के टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरीज भी हमारे क्रक्स में ये है कि क्या बजट पास करने के बाद मौजूदा हुकूमत जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर देगी, एक क्वेश्चन मार्क है। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज के अपने रनडाउन में टॉप पर। और इसके अलावा सर वही जो आप बार बार जिसकी तरफ रोशनी डाल रहे हैं, हफ्ते की छुट्टी बहाल, मार्केट्स की 7 बजे बंदिश का फैसला नहीं किया जा सका। कुछ चीज़ों को कवर करने के लिए कुछ चीज़ें अनाउंस की गई हैं, ये उनमें से सर एक है। और सर इसके अलावा हम बात करेंगे, अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब में खासतौर पर जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी सर लैपटॉप तकसीम हुए थे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में। अब सेम वो एक और बजट जो है उसमें मुख्तस किया गया है पंजाब हुकूमत का, सरकारी खातीन टीचर्स को स्कूटी देने का ये हम डिसीजन लिया गया है जो कि बाकायदा तौर पर ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सर उसमें हुकूमत पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको अब तक अपडेट नहीं किया गया। मुराद राज साहब अभी तक उसी सीट पर उसी डिजिग्नेशन पर वहाँ पर मौजूद है, तो अपडेट क्यों नहीं किया, चेंज क्यों नहीं किया, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सर आज के दिन की मुनासबत से समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो नीले पानियों को बचाने की कोशिश और नई कोशिश क्या क्या मुल्क में की जा रही है या गैर मुल्कों की अगर बात की जाए, पूरी दुनिया की बात की जाए तो क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सर, इस पर हम बात करेंगे। डेली डोज की तरफ चलते हैं अपने प्रोग्राम में। पूरे बन के इसलिए आ गए, आज आलमी दिन है समंदरों का। हाँ, उसके साथ एक और चीज भी है जो भूल गई सोहा, और वो ये कि आज वेस्ट इंडीज के साथ हमारा वनडे सीरीज सर मेरा मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं है ना, आप दोनों नहीं भूल सकते, मैं तो भूल गई, आप दोनों को याद होगा, हमें याद होगा। लेकिन 36 साल बाद हो रहा है, ये मुझे याद है। हाँ, 71 साल के बाद वेस्ट इंडीज अगर जीतती है तो कोई सीरीज जीतेगी पाकिस्तान से, लेकिन यह है कि इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह ताला, उनसे चल के बात करेंगे पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वेस्ट इंडीज़ ज़रा कमज़ोर हुई है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और इंतहाई शदीद गर्मी में मुल्तान में ये मैचेस होने जा रहे हैं, गर्मी का इफेक्ट कितना ज़्यादा होगा, पिचेस किस तरह से बिहेव करेंगी, ये चल के उनसे बात करेंगे। सर खेल के मैदान से अगली खबर भी हमारी डेली डोज की पहली खबर कि फीफा ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है, बल्कि हरमीत यू मिस्ड इट, इस्लामाबाद में नहीं लाहौर में पहुंची है, और लाहौर से आज ट्रेवल करेगी, देखिए कहाँ कहाँ जाती है। और जो फुटबॉलर्स हैं और फुटबॉलर्स जो फैन हैं सर वो इतने इंथुजियास्टिक थे, इतने एक्साइटेड थे इस ट्रॉफी को देखने के लिए। ये जो है एक
तकरीब का इनेकाद किया गया, बड़ी तादाद में थे लोग। और सर कल एक छोटी सी सेरेमनी भी वहाँ पर हुई कोका कोला की तरफ से, और उस सेरेमनी में काफ़ी लोग, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और व्यूअर्स और सपोर्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो उसको देखा भी और उन्होंने कॉन्सर्ट भी एंजॉय किया था। ये कतर में होने जा रही है इस साल फीफा ट्रॉफी जो है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल जो फुटबॉल इस्तेमाल किए जाएंगे वो पाकिस्तान के बने हैं, सियालकोट के। तो ये हमारे लिए एक बड़े ऑनर की बात है, हमेशा की तरह ज़्यादातर हमें मिल जाता है ऑर्डर, और ये बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए। कतर के लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है, एक छोटा सा मुल्क है और वहाँ पे मेज़बानी का मौका मिल रहा है, इतना बड़ा इवेंट करवाने का मौका मिल रहा है उनको। बहुत रुकावटें आई, बहुत लोगों ने मसाइल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली अब कतर में ये होने जा रहा है। और क्रिश्चियन क्रैम्बो जो ट्रॉफी के साथ विनर थे पिछले साल वो फीफा वर्ल्ड कप के वो पहुंचे हैं साथ में, और वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल का हाल पतला ही है वैसे, हम पता नहीं कितने नंबर पे आते हैं, हम तो प्री क्वालिफाइंग जो राउंड होता है उसी में शामिल नहीं हो पाते, वहीं पे हार हूर के रह जाते हैं पीछे। लेकिन सर मैंने ये चीज़ देखी है, मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेरी क्लास में 4 से 5 फुटबॉलर्स थे, एंड दे आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, और वो बड़े बड़े डाइंग हार्ट फैन भी थे रोनाल्डो के, और बाकी सब जो भी हमारे नाम है एक दो ऐसे जिसको पूरी दुनिया में बड़ा सराहा जाता है। तो सर मेरे ख्याल से गिला ये लोग ये करते हैं कि प्लेटफॉर्म हमारे पास उस तरह से नहीं है, लेकिन हमारे पास स्किल्स और टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ऑल दो आगे बढ़ते हैं, आगे सर जापान से खबर है, आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी खबरें आ रही हैं, समझे का थोड़ा समझता हो जाता है बुजुर्गों की। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये होता है कि भाई गोडे दुख है। अच्छा जी आगे वाली खबर से में तो हम ये तकलीफें लेके जाते हैं, लेकिन यस सर मीत, और आजकल बड़ी खबरें आ रही है, कोई समंदर पार कर रहा है, कोई छलांग लगा रहा है जहाज से। सर प्लान कर ले आप भी, कुछ मैं बता रही हूँ एडवेंचरस सा करने के लिए। जापान के ये 4 बूढ़े हैं जो टिकटॉक स्टार बन गए, पता नहीं किस किस्म के स्टेप्स लगा रहे हैं, हैवी रैंडम स्टेप्स लगा रहे थे। बच्चों ने वीडियो बना ली, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, चेक करें सर। ओह जबरदस्त। ये कौन सा है सर, कौन सा डांस है? ये बेली डांस है, ये कोई क्लासिक डांस है, ये कोई ये इनके एज का डांस है। ये जापान का डांस है, इसके मुताबिक डांस कर रहे हैं। हरमीत भी देख रहा है उसको। हरमीत कोई ऐसी जो बुनियादी तौर पर बात जो होती है, ये पैगाम तमाम नौजवानों के लिए भी जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहें, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहें, तो उम्र की कोई कैद नहीं है, सुस्ती मेन चीज़ है जो रुकावट बनती है। बहरहाल में हम तो यहाँ से ये पैगाम लेंगे कि अपनी सुस्ती भगाएं और एक्टिव रहें, तमाम उम्र एक्टिव रहे, जैसे कि ये लोग एक्टिव रहे। और सर किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती, वो मोहब्बत हो, प्यार हो, डांस हो, एक्टिवनेस हो, कोई काम शुरू करना हो। उम्र की कैद तो सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज होता है किसी का भी, बाकी जो भी वही बात ना, वो दिल होना चाहिए जवान, उम्र उसकी रखी है भाई, बस आप जिंदा दिल हो तो बहुत कुछ हो जाता है। एग्जैक्टली। चले जी आगे बढ़ते हैं क्विकली। हम बावर्ची खाने से तेल, चिकनाई और धुआं जज्ब करने वाला निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। एक ऐसा, आप अगर खाना बना रहे हैं सर तो आप खाना बनाते रहे, ये जो निज़ाम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ये अपना प्रोसेस करता रहेगा, साथ साथ धुआं निकालता रहेगा, साथ साथ चिकनाई को क्लीन करता रहेगा, साथ साथ आपका एनवायरनमेंट क्लीन करता रहेगा। इट्स अ काइंड ऑफ डिवाइस सर, पोर्टेबल डिवाइस है ये। अच्छा, ये चिकनाई जितनी धुआं है इसके बारे में कहा जाता है कि जिस वक्त इसको एक वेबसाइट के ऊपर रखा गया फ़रोख्त करने के लिए, तो मिनटों में 99 मिनट्स के अंदर अंदर शायद इसने वो तमाम रकम जो है वो उस जगह जमा कर ली थी जो इसकी रिक्वायर्ड थी। तो बड़े कमाल है, इसको बगैर तार के आप लगा सकते हैं, ये जज्ब कर रहा है धुआं, सारा चिकनाई जज्ब कर रहा है और किचन को गंदा नहीं होने दे रहा। ये अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी के मैदान से जो हम खबरें शामिल करते हैं, ये भी तहरीक पैदा करती है नौजवानों के अंदर कि आप भी आगे बढ़ें, अपने टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ें, अपने आप को बेहतर बनाएं, कुछ इन्वेंट करें। यस सर, और इट्स अ काइंड ऑफ एयर प्योरीफायर भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन चले वो खाली आपकी हवा को ठीक नहीं कर रहा, उसको फिल्टर नहीं कर रहा, बल्कि आपका जो भी खाना इमीडिएट आप बनाते हैं उसके बाद ये चिकनाई और ये धुआं जो है सब आपकी चीज़ों पर जम जाता है और इसके बाद बाकायदा तौर पर किचन की डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये इमीडिएट कॉन्स्टेंट जो है वो सोल्यूशन है, आप साथ साथ खाना बनाएं, साथ साथ में किचन को साफ करें। सो दैट इज़ रियली गुड। सर अगली खबर हमारे पास है, 30 सेकेंड में सबसे ज़्यादा बास्केटबॉल स्लैम डंक का एक रिकॉर्ड है जो कि बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहले तो तोड़ा है सर पिछला रिकॉर्ड और फिर नया रिकॉर्ड बनाया। और ये गिनी पिग जो है उसने क्या बात है, छोटा सा होता है ये गिनी पिग, ये देखो बिल्कुल किस तरीके से उसने जाके ये रिकॉर्ड कायम किया। इसके विजुअल भी आप देख सकते हैं। वाह, ये जाता है बॉल को लेके आता है और बास्केट के अंदर डालता है, स्लैम डंक। बड़ी मेहनत, बड़ी प्रैक्टिस का काम है वैसे।
हाँ, इसको ट्रेन करना ज़्यादा प्रैक्टिस का काम होगा। लोग Yes. पेट रखते हैं और पेट जो हैं उनको ट्रेन करते हैं। करते हैं। हरमीत कभी पेट रखा है इस तरह का जो ट्रेन किया हो? मैंने किसी ज़माने में एक अल्सेशन कुत्ता रखा हुआ था रोज़ साहब बिल्कुल। और वो ट्रेन था, तो हम मैंने बड़े वैसे बहुत छोटी उम्र में हमने रखा था, मैंने और मेरे छोटे भाई ने लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं रखा है। अच्छा। उसके जाने का गम इतना था कि उसके बाद कभी नहीं रखा। नहीं, मैं बताता हूँ, हमारे पास अल्सेशन कुत्ता था और वो मिलिट्री स्कूल का ट्रेंड था और कमाल उसके थे, वो काटता नहीं था, लेकिन वो इस तरीके से पैरों में पैर डाल के अगर कोई घर में कोई ऐसा आदमी आ जाता था जो नापसंदीदा होता था तो उसको गिरा देता था और खौफजदा कर देता था। इसी तरह से हमने शरारत में बचपन में ज़ाहिर पतंगे उड़ाने का शौक़ होता है, तो पतंगे उड़ाने का शौक़ था, हम उसको साथ लेके जाते थे और जब कोई पतंग कट के आती थी तो हम उसको खुला छोड़ देते थे, वो लोगों के पीछे भाग के उनको दूर कर देता था और हम बड़े मजे से पतंग आपने इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। घर आ जाते थे। लेकिन यह है कि बड़ा कमाल उसकी ट्रेनिंग हुई थी। सबसे बड़ी ये कि अगर कोई उसको कहीं मारता था तो जब साइकिल या मोटर बाइक जाने लगती थी तो वो उसका टायर पकड़ लेता था और हमें बताता था कि ये इस शख्स ने मुझे तंग किया। तो ये सब कुछ सर आपने सिखाया था? ये सब कुछ आपने सिखाया था? नहीं नहीं, मिलिट्री स्कूल का ट्रेन था। अच्छा, हाँ। ट्रेन लिया था आपने? उन्होंने ट्रेन किया हुआ था। अच्छा, तो मतलब आप ये देखो, आप ये जिस तरह की ये भी खबर है गिनी पिग की, आप अपने पेट को ट्रेन कर सकते हैं, बहुत कुछ उसे करवा सकते हैं। और सर कहते भी तो ये ना, पेट्स तो खासतौर पर अगर कुत्ते की बात करें तो कहते हैं उससे वफादार कोई नहीं होता और हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड भी है, लोग उसे ट्रेंड करते हैं बाकायदा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। खैर, हमने एक ब्रेक लेनी है, हमने जल्दी डेली डोज आपको बता दिया, टॉप स्टोरीज की तरफ डिटेल में हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि हमने शुरू में शो के जिक्र किया था कि शहबाज शरीफ साहब ने कल ये कहा कि मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी देर रहेगी, क्या प्रेशर उनके ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट का हो सकता है, कोई ऐसा जिनको उन्होंने पैगाम दिया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो ऐसा होगा कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें जल्द इलेक्शन करवाने पड़े बजट पास करने के बाद, या बजट पास करने के बाद उनको मौका मिलेगा कि वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ चलें और मुआशी मैदान में ऐसी इस्लाहात करें जिसकी बुनियाद के ऊपर मुल्क इस मुश्किल से निकले जिस मुश्किल में फंसा हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे। एजाज सैयद तहकीकाती सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे साथ सोहा और हरमीत भी हैं, ये भी आपको सलाम कह रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, सबसे पहले तो ये बताओ, आप हमेशा एक तहकीकाती रिपोर्टिंग आपकी बड़ी सामने आती है, इस हवाले से कोई आपके पास बात हो, खबर हो कि जो अफवाहें उड़ती रहती हैं कि इनको प्रेशराइज किया जाएगा कि जल्दी इंतखाबात की तरफ जाया जाए, और वो बार बार पैगाम दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि आपको इस मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको कायम रखना है, और इमरान प्रेशराइज कर रहे हैं कि न्यूट्रल्स को आप न्यूट्रल ना रहें बल्कि इस हुकूमत को प्रेशराइज करें कि इलेक्शन जल्दी करवाएं। आप इस हवाले से क्या आपके पास खबर है, क्या कहेंगे? रऊफ साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इमरान खान साहब के जाने के बाद जो हुकूमत वजूद में आई है शहबाज शरीफ साहब की, उसको बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। माशी चैलेंज तो हमारे और आपके सामने है, लेकिन माशी चैलेंज जो है वो बहुत सारी और चीजों से जुड़ा हुआ है। जो सबसे बड़ा पॉलिटिकली इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिवली चैलेंज आया है वो हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से आया है। आप देखिए, मोअज़्ज़ज़ अदलिया के जो फैसले हैं या हिदायत जो आ रही हैं वो हमारे सामने है, और एक बड़ा जंप है या कह लीजिए कि बड़ी दीवार है जिसके पार जाना है इस सरकार ने। ज़ाहिर है अदलिया को भी खुश रखना है। फिर दूसरी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ऐलान किया है कि अब वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, अब वो पॉलिटिकल मामलात में शामिल नहीं होंगे। ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज आई है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो बार बार चाहते हैं कि हमारी फौज और एस्टैब्लिशमेंट
वो पॉलिटिक्स के अंदर आए। इमरान खान साहब जो बयानियां लेके आ रहे हैं, और इमरान खान साहब की जो जमात है उन्होंने एक वेटरन्स ग्रुप भी बना लिया है, यानी कि एक्स सर्विसमैन जो है उनके अंदर एक छोटा सा ग्रुप बना है जो इमरान खान साहब की हमायत करता है, उसके बंदे जितने भी होंगे, लेकिन ये ग्रुप आया है। तो वो भी जो बातें कर रहे हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं किसको, गवर्नमेंट को नहीं, उनका जो मुखातिब है वो इस्टेब्लिशमेंट है। वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वापस आए, इस पार्लियामेंट को तहलील किया जाए और नए इंतखाबात कराए जाए। एग्जैक्टली वही मुतालबात जो कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो जो सरकार जब भी चलती है, रऊफ साहब आप सीनियर आदमी हैं, हम आपको देख देख के जर्नलिज्म में आए, सरकार दो तीन चीजों पे चलती है। एक ये है कि सरकार की मशीनरी और लोगों की सपोर्ट। सरकार की मशीनरी बहुत बड़ी होती है, कोई एक बंदा अगर गलती करता है तो उसका जो इल्जाम आता है वो पॉलिटिकल हुकूमत या जो भी जो हुकूमत होती है उसके ऊपर ही आता है। तो अब मेरे ख्याल में चैलेंज बड़ा है, लेकिन इस चैलेंज को अगर आप ये कहें कि नामुमकिन है कि ये अगले 14 माह सरकार में नहीं रहेंगे, तो मेरे ख्याल में नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किलात बहुत ज्यादा है। जी हरमीत। एजाज साहब, अगर हम देखें, परसों आपने भी देखा और आपने भी कवर किया और हमने प्रेस क्लब के सामने जो चीज़ें देखी, खासकर जो रिटायर्ड फौजी थे उनका ये भी कहना था कि हमसे 3 महीने का वादा किया गया था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। अब हम देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब का जो बयान सामने आया, उनका भी ये कहना है कि जुलाई का महीना बहुत अहम है और जुलाई के महीने में भी जो इलेक्शन है वो होंगे। तो आपको लगता है कोई वजन आपको दिखाई दे रहा है शेख रशीद साहब की इस दावे पे? हरमीत, शेख रशीद साहब इस तरह के उल्टे सीधे दावे करते रहते हैं। शेख रशीद साहब ने सारे जर्नलिस्ट के सामने मेरे साथ शर्त लगाई थी और उन्होंने कहा था कि नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगी और इमरान खान साहब यहाँ पर रहेंगे। ये शर्त उन्होंने मेरे साथ लगा दी थी, उन्होंने खुद ही लगाई थी, मैंने तो उनसे एक सवाल किया। अच्छा। और वो फिर शर्त हार गए और इस तरह के वो टाइमलाइंस देते रहते हैं। शेख रशीद साहब का जो 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 उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी पॉलिटिक्स मीडिया के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और वो खुद भी इस बात का इत्तेफाक करते हैं और हमेशा वो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ गया है कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही और अब वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं। दूसरी बात ये है कि जो एक्स सर्विसमैन के बाज जो लोग हैं उन्होंने कहा कि जी हमें 90 दिन के इंतखाबात का वादा किया गया था। पहली बात यह है कि कोई आइन के तहत इंतखाबात आर्मी चीफ नहीं करवाते, इंतखाबात जब असम्बलियां नहीं होती तो तब होते। तो पहली बात यह है कि किसी को इंतखाबात करवाने का इख्तियार नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि ISPR की तरफ से भी इस बात की तरदीद आ गई है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो और सबसे आखिरी बात यह है कि अगर जनरल अली कुली खान और उनके साथी सियासत में आ गए हैं तो उन्हें आइन की पासदारी और आइन की जो बालादस्ती उसको कबूल करना चाहिए और आइन को मानना चाहिए। आइन में आर्मी चीफ का किरदार नहीं है इलेक्शन करवाने में। आइन में पार्लियामेंट है, सदर है, पार्लियामेंट के का एक हिस्सा ही ज़ाहिर सदर है और प्राइम मिनिस्टर है, अदलिया है। तो ये आइन की जो बाउंड्रीज हैं वो तय है। इसमें किसी से इंतखाबात का मुतालबा करना मेरे ख्याल में बड़ा अजीबोगरीब है। अच्छा एजाज, ये जो गवर्नमेंट है अगर उसके पर्सपेक्टिव से आप देखें तो क्या गवर्नमेंट प्रेशराइज फील करती है या वो बड़े सुकून में इस वक्त उनको इत्मीनान हो गया कि अब हमें नहीं छेड़ा जाएगा? रऊफ भाई, बात यह है कि गवर्नमेंट खौफ का शिकार है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं और वो कोई स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इमरान खान साहब की हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, उनका नैरेटिव एक लोगों में पॉपुलर हुआ है, सही या गलत एक अलग डिबेट है। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने उनके मुकाबला करना है तो शहबाज शरीफ साहब के खुद उनके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, जाहिर है उनका भी केस है, फिर सूबे में चले जाएं उनके बेटे के ऊपर भी केस है। तो गवर्नमेंट खौफ का शिकार है, लेकिन गवर्नमेंट का जो खौफ नंबर 1 है वो अदलिया की तरफ से है। इस दफा वो एस्टैब्लिशमेंट से शायद इतने खौफजदा नहीं है जितने अदलिया से उनको डर लग रहा है। जी हरमीत।
अच्छा एजाज साहब, हमने देखा कि ग्रैंड डायलॉग की गुज़िश्ता रोज़ जो बात हो रही थी और हमने देखा कि माजी में भी इस तरह की चीज़ें चली हैं, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो ग्रैंड डायलॉग में अदलिया को भी शामिल किया गया। इसकी वजूहात क्या है? क्या अदलिया और इस वक्त लग रहा है गवर्नमेंट को कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज में, इसी वजह से अदलिया को भी शामिल किया गया है? हरमीत, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। मुझे जरा रऊफ साहब, अगर आप सवाल रिपीट कर दें, मैं माजरत चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे हरमीत की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, हरमीत का सवाल ये है कि ये जो ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, ग्रैंड डायलॉग, इसमें अब के अदलिया को भी शामिल करने की बात की गई है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? क्या ये है कि एक पेज के ऊपर सबको आना पड़ेगा, एक पेज के ऊपर सब होंगे तो बात बनेगी? अच्छा रऊफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हरमीत ने और आपने जो सवाल उठाया, बड़ा जबरदस्त सवाल है ये। देखिए, जो नेल्सन मंडेला ने किया था, वहां पे ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना था। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि तमाम जो एक्टर्स हैं, जो पावर में अपना रोल अदा करते हैं, वो एक टेबल के ऊपर आए। माजी में जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं वो भी आए सामने। तो आप ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ अगर चार फौजी डिक्टेटर्स आए हैं, तो 4 प्राइम मिनिस्टर्स को अगर फौजी डिक्टेटर्स ने फारग किया है, तो हमने ये भी देखना है कि एस्टैब्लिशमेंट ने भी माजी में रोल अदा करती रही है हुकूमतें गिराने का, और साथ साथ अदलिया भी प्राइम मिनिस्टर्स को फारग करती रही है। आपके और हमारे सामने 2 प्राइम मिनिस्टर्स तो अदलिया ने फारग किए हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब, ये अदलिया ने फारग किए हैं। तो इन सब लोगों को, जिनका भी पावर में माजी में जो रोल रहा है, उनको एक टेबल पे बैठना चाहिए। जिस तरह चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी 2006 मई 2006 में लंदन में हुआ था, हमारी जो नेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक चार्टर्ड पे साइन करना होगा, एक अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और बाकी जो इदारे हैं वो पार्लियामेंट के सबसर्विएंट होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसको मानना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी पॉजिटिव बात है, अगर इस पे तमाम प्लेयर्स मान जाएं। आज़ाद, लेकिन ये है कि माजी में भी अगर ऐसा हुआ है कि जब अदलिया ने फारिग किया प्राइम मिनिस्टर्स को, तो क्या वो इस्टेब्लिशमेंट से हट के उन्होंने ये फैसले किए? इस वक्त भी क्या अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई फैसला कर सकती है? ये बड़ा टेढ़ा सा सवाल है, मतलब, लेकिन ये जहनों में कुल बुलाता ज़रूर है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अदलिया कोई फैसला कर सकती है? राहुल भाई, वो शेर है ना कि कोई तो बात थी पहेलियों के दरमियान, जिसे ना वो बता सकी सहेलियों के दरमियान। तो बात यह है कि अदलिया जो है हमेशा माजी में देखती रही है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट की कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, कहीं ना कहीं किसी ने आंख मारी हुई थी, तो कोई नोड थी कहीं ना कहीं। लेकिन अदलिया जो है ये आज खुद भी एक्टिविज्म करती रही है जो इलेक्टेड हुकूमतें हैं उनके खिलाफ। तो इलेक्टेड हुकूमतों के खिलाफ जो एक्टिविज्म है वो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, इंतजामी अमूर पे अगर कोई गलतियां हैं, कोताहियां हैं, तो बिल्कुल हुकूमत को आड़े हाथों लेना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर फारग कर देना इस्टेब्लिशमेंट के कहे पर या किसी और के कहे पे, ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि होना नहीं चाहिए, लेकिन होता रहा है। एक तो वो बिल्कुल होता है। हाँ, वो जब आके काकड़ फार्मूला हमारे जहन में याद आता है कि मतलब जब काकड़ फार्मूला करना पड़ा था, जब सबको घर जाना पड़ा था, उसके अलावा भी है। लेकिन इस मौके के ऊपर आजकल अगर आप देखें, तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त अदलिया कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ हो? ऐसा नहीं लगता, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा होगा, और इस बुनियाद के ऊपर फिर खौफ का शिकार होने की जरूरत नहीं है शहबाज शरीफ को। मेरे ख्याल में रऊफ साहब, अदलिया के अंदर चूंकि एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम कोई रोल प्ले नहीं कर रहे और ना करेंगे, और बाज ऐसे सिग्नल भी नजर आते हैं कि बज़ाहिर कुछ थोड़ा सा मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन कुछ वो पीछे गए हैं। अदलिया के अंदर भी जो इमरान खान साहब की जो फैन फॉलोइंग है, मैं बड़े अदब से कहूंगा, अगर ये तौहीन अदालत नहीं है, तो अदलिया के अंदर भी एक एलिमेंट है इमरान खान साहब के की मोहब्बत का, मैं कह लूं। तो आप देखिए ना, इमरान खान साहब 25 तारीख को जिस तरीके से आए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उस हुक्म की क्लियर कट अदुली हुई
तो मोअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से कहा गया कि नहीं, शायद इमरान खान साहब को पैगाम नहीं मिला। अब किस तरह की, मैं बड़े अदब से बात, ये किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून सबके लिए बराबर होता है। ये नहीं होता कि अगर आपको यूसुफ रजा गिलानी अच्छा नहीं लगता तो उसको फारग कर देना है, नवाज शरीफ अच्छा नहीं लगता तो उसको फारग कर देना है। अगर खान साहब अच्छे लगते हैं तो मुमकिन है उन्होंने सुना ना हो। तो मैं बड़े अदब से कहूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे कुछ जरा गौर करें। हाँ। हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। एजाज बानी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। ये मैं ख्याल में इसी शेर के साथ ही वो कर देते हैं, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, जरा गौर करें, आप जरा गौर फरमाएं। हम एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर शो को कंटिन्यू करते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। हमने सुबह सुबह आप सब आपको तो खबरें सुना दी कि क्या क्या फैसले हुए हैं, और जो कॉन्फ्रेंस कल आपने सारी हाइलाइट्स में सब न्यूज़ चैनल पे देखी उसका क्रक्स क्या था। लेकिन कल कुछ आम डिसीजन में एक डिसीजन ये भी हुआ है कि सैटरडे की जो छुट्टी है सर वो बहाल कर दी गई है। पहले लॉन्ग वीकेंड होता था, वो नहीं हुआ करेगा। और इसके साथ साथ 7 बजे जो मार्केट्स को बंद करने की एक इनिशिएटिव लेने की बात हो रही थी, उस पर भी इंप्लीमेंटेशन या उसका फैसला ही नहीं किया गया। सर ऑल दो लगता है कि जो लोड शेडिंग की बात हम कर रहे हैं उस पर भी सर गर्मी की वजह से भी कंट्रोल किया जा सकता था अगर ये डिसीजन लिया जाता, लेकिन ये डिसीजन की तरफ उस तरह से हम नहीं गए। यासिर अब्बास भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये है जनरल सेक्रेटरी लिबर्टी मार्केट। आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी विद यू। ठीक है सर, कहिएगा कि ये फैसला जो है जो छुट्टी बहाल करने का लिया गया है, एक तो इसको आप कैसे देखते हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा? दूसरा 7 बजे का जो है अगर आम पब्लिक को देखा जाए तो वो कहती है कि इज अ गुड डिसीजन, ये लिया जाता तो बहुत सारी एनर्जी सेव कर लेते हैं हम, और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, ये डिसीजन किसी ना किसी हमारी फेवर में होता। ये अगर नहीं लिया गया तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, बात ये है कि आपने अपने वेदर कंडीशंस को भी रखना होता है। देयर आर ओनली नॉट द यंग पीपल जिन्होंने आके सिर्फ शॉपिंग करनी होती है, कुछ ओल्ड एज होते हैं, कुछ बच्चे साथ होते हैं। आपको आजकल पता है कि नॉर्मली इतनी गर्मी है कि कोई भी मार्केटों में आ नहीं सकता जब तक कि शाम ना हो जाए। नॉर्मली 5 बजे के बाद जो सा है वो कस्टमर्स मार्केट में आते हैं। अगर आप सिर्फ उनको 2 घंटे देंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट दे कुड डू देयर ऑन शॉपिंग। और इससे तो जो बिजनेस एक्टिविटी है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। उसमें हम हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने को तो तैयार है, बट दे शुड बी रैशनल इन इट, क्योंकि हमारे जो सारी पब्लिक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और जो वेदर कंडीशंस है इट इज मोर बेहतर रहती हैं जबकि शाम के वक्त कस्टमर्स से उनका फ्लो ज्यादा होता है। यासिर ये बताइए कि कोई तरीकेकार तो हो ना, मतलब चूंकि बिजली की बचत करनी है, कोई तरीकेकार तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर ये नहीं तो क्या दोपहर के बहुत से खलीजी ममालिक में जिस तरह से होता है कि दोपहर के वक्तों में छुट्टी कर दी जाती है और फिर शाम को दोबारा मार्केट या दफ्तर खुलते हैं, उस तरीके से किया जाए? जी बिल्कुल, ऐसे ये जो ऑप्शन है मोर वर्केबल है। पहले आज से तकरीबन कुछ 20 साल पहले मार्केटों में यही रूटीन हुआ करती थी कि नॉर्मली सुबह के वक्त मार्केटें खुलती थी, देन आफ्टरनून ब्रेक हुआ करती थी फ्रॉम जोहर प्रे टिल 2-3 आवर्स, जिसके अंदर लोग अपना लंच भी करते थे, नमाज वगैरह के बाद दे कुड हैव अ ब्रेक एंड देन दोबारा मार्केटें रीओपन हो जाती थी। इट इज अ मोर वर्केबल ऑप्शन। ठीक है, आपके ख्याल में बेहतर यही है कि अच्छा यासिर साहब, माजी में हमने देखा है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी इसी तरह डिसीजन लिए गए थे और उस पर जितनी भी कारोबारी तबकात हैं उन्होंने उस पर अमल भी किया था। तो अब ऐसी क्या वजूहत है, क्योंकि उस जमाने में भी एनर्जी क्राइसिस बड़ी ज्यादा थी और उस पर जितने भी लोग थे मुतफिक थे। अब क्या वजूहत है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ताजिर बरादरी जो है वो इत्तेफाक करती नजर नहीं आ रही है? तो देखिए, उसमें सिंपल रीजन जो सा है वो ये है कि जो ताजरान है, आई टू स्पीक ऑफ एवरीवन, जो ताजर कम्युनिटी है हमारी, वी आर ऑलवेज देयर टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर आवर कंट्री, हर वक्त तैयार है। लेकिन इशू ये होता है कि उस जमाने में जब आप परवेज मुशर्रफ के दौर की बात करें तो उसको इकोनॉमिक कंडीशन जो जनरल आपकी पब्लिक। थैंक यू यासिर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मतलब ये मुश्किल हालात हैं, लेकिन यह है कि कोई ना कोई डायलॉग इनके साथ बैठ के करना पड़ेगा। ये भी एक ऑप्शन हो सकती है कि दोपहर को 4-5 घंटे के लिए मार्केट बंद कर दी जाए और शाम को खोलें, लेकिन शाम को बिजली ज्यादा खर्च होती है। हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, न्यूज ब्रेक है, इसके बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक
after the break. So we are in the second hour of the show. Time is running like a bullet, sir. ऐसे हफ्ता आता है, उसके बाद फिर मंडे आ जाता है, फिर हम ट्यूसडे और वेंसडे पे आ गए हैं. वक्त तेजी से गुजरा, लेकिन टेक्नोलॉजी भी उसके साथ साथ हर रोज इंट्रोड्यूस और अपडेट हो रही है. इतना महंगा आज पेट्रोल, सॉरी कल रात इन्होंने पेट्रोल किया ना, सोच रही हूँ मैं भी स्कूटी ले लूँ. कल पेट्रोल का अफवाह थी लेकिन हुआ नहीं. अच्छा, हाँ, मुझे वेरी बैड, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं तो इस दुख में थी सर, मैं तो इस दुख में थी शदीद. तुम पैनिक कि में 240 में हो पैनिक गया. कर गई हो तुमने. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. लेकिन सर ये स्कूटी वाला जो खबर है, चलिए अगर पेट्रोल महंगा नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके चांसेस इस तरह के कि हर रोज ये अफवाह भी फैलाते हैं और फिर एकदम से ब्लास्ट भी कर देते हैं. अब ये जो हो रहा है सर, ये अभी फिलहाल नहीं किया. और कल जो फर्क सलीम साहब कह रहे थे, कड़वी गोली खाई जा चुकी है. लेकिन ये जरूर है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और उसके साथ ये है कि डॉलर हमारा ऊपर जा रहा है, जिससे खतरा ही है, मजबूर होकर गवर्नमेंट को पेट्रोल शायद थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा. मतलब अभी भी है. नहीं दी जा सकती इस वक्त, हमारे हालात ऐसे नहीं है. लेकिन जिस खबर की तरफ हम जा रहे हैं वो खबर ये है कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो खवातीन टीचर्स को स्कूटी देगी. जैसे लैपटॉप स्कीम में वो दी गई थी. ये हमारे साथ रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की सलमा भट्ट साहिबा. इनसे तस्दीक करते हैं इस बात की, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा, क्या खवातीन के अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि वो स्कूटी पे सवार हो और स्कूल टीचर्स जाएं और जिन माशरों में वो हैं उस माशरों में वो मुकाबला कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी. सलमा भट्ट साहिबा थोड़ा सा राइट पे अपने हो जाए और प्लीज़ इसी हवाले से आपसे बात करनी है कि खवातीन टीचर्स को स्कूटी देने का ऐलान जो है ये तमाम पंजाब में होगा. जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया. पहले तो अभी इसका आगाज जो है वो लाहौर से किया जा रहा है और जो स्कूटी का इनिशिएटिव है ये पहले भी मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है बात कहते हुए कि पहले भी इसका जो पिंक स्कूटीज हैं, बेसिकली ये पुराना आइडिया जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो ही लॉन्च्ड इट और तब बड़ा इसको सक्सेसफुली लॉन्च भी किया गया, इस पर खवातीन को इनकरेज किया गया और फिर उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हमें चंद कभी कभी सड़कों पे कहीं पे खवातीन स्कूटीज चलाते हुए लाहौर में नजर आती हैं. लेकिन अब क्योंकि हम मुसलसल इस चीज के लिए आगाह हैं और मुतअद्दिद हमारी जो तहकीक हो चुकी है खवातीन की इश्यूज के हवाले से, उसमें सबसे बड़ा इशू सामने बार बार जो आता है वो वर्किंग वुमेन के लिए या जो बाहर आती है उनके लिए मोबिलिटी का इशू है. और मोबिलिटी में फिर सेफ ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा इशू है और उसके अंदर फिर एक्सेस टू ट्रैवलिंग जो है वो खवातीन के लिए बहुत बड़ा इशू बन चुका है. तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि जो किसी को ना पता हो. जो भी जिसका भी बिल वास्ता या बिला वास्ता खवातीन के साथ इंटरेक्शन है उसको इस बात का इल्म होगा कि जो बिल्कुल इस बात का इल्म है लोग के जो खवातीन हैं उनके लिए मोबिलिटी बहुत बड़ा इशू है. लेकिन सर आपने जिस चीज़ पे इशारा किया ना वो बिल्कुल ठीक है. सलमा मेरे ख्याल से दोबारा हमारे साथ है. सलमा, दैट इज़ रियली गुड. ये गुड इनिशिएटिव है जिसको हम भी अप्रिशिएट करते हैं और ऑब्वियसली आसानी हो जाएगी खवातीन के लिए, स्कूल्स टीचर के लिए जो कि बाहर निकलती हैं हर रोज़. लेकिन अभी भी हमने देखा है बहुत सारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की या फिर जॉब होल्डर्स भी जो हैं वो स्कूटीज़ यूज़ करती हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस फिर भी हमारे पास उस तरह से नहीं है बहुत सारे इलाकों से. जी देखिए जी, आपकी बात जो मैं एक्सेप्टेंस वाली है ना, देखिए हमें एक्सेप्टेंस बनानी पड़ेगी और एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? एक्सेप्टेंस तभी आएगी ना कि जब हम किसी चीज को नॉर्मलाइज करेंगे, किसी को मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आएंगे, किसी के लिए हम इनिशिएटिव लेंगे और फिर हमने एक्सेप्टेंस किसने करनी है? मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आप एक्सेप्ट करें, बाकी लोग एक्सेप्ट करें और जो लोग इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं उनको इनकरेज करें. देखिए एक हम सिर्फ इसलिए कि मैं एक्सेप्ट नहीं करती, मुझे लगता है कि खवातीन को स्कूटर नहीं चलाना चाहिए और उसके नतीजे में कितनी खवातीन और कितनी बच्चियां हैं जो हर रोज जलील होती हैं, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी. क्या मुझे अंदाजा है इस बात का? क्या हमने एक्सेप्ट कर लिया फॉर द टाइम बीइंग, हम आपकी बात मान लेते हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया. मुझे ये बताएं कि अब इसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज होगा? इनिशियली एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि आप लोग शुरू करेंगे और किस क्राइटेरिया के तहत ये जो है वो स्टार्ट किया जाएगा प्रोसेस? इसके लिए बिल्कुल शुरू में अभी एज फर्स्ट स्टेप जो है, दोबारा से फर्स्ट स्टेप जो है ना, पहले ले चुके हम इसको, अगर उसी को कंटिन्यू किया जाता तो अब तक पूरे पंजाब में खवातीन स्कूटीज चला रही होती अगर इसको रोका ना जाता, अगर उसको हिंडर ना किया जाता, जैसे कि बहुत सारे इनिशिएटिव. और उसमें मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से, अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई पॉलिटिकल अपहेवल आता है, गवर्नमेंट चेंज होती है या कोई क्राइसिस आता है, तो सबसे पहले जिन चीजों को डेंट किया जाता है वो है खवातीन की चीजें, खवातीन के इनिशिएटिव. बहुत आसान है डेंट करना, खत्म करना, बंद करना, इग्नोर करना, फिर यूथ के इश्यूज के साथ यही सलूक करना. उन तमाम
जो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के जो ऑलरेडी जो मार्जिनलाइज फ्रैक्शंस हैं उनमें खवातीन भी आती हैं, यूथ भी आते हैं, ट्रांसजेंडर्स आते हैं, पीपल विद डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज आते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली इनको इग्नोर करते हैं और इनके लिए लिए गए इनिशिएटिव्स को हमें इनको तकवीयत देने की जरूरत है और हमें ये बात कि माइंडसेट क्रिएट करने की जरूरत है और इनके इश्यूज जो रियल टाइम इश्यूज हैं, मोबिलिटी के हैं, आने जाने के हैं, हमें उन सबको सपोर्ट करना होगा और हमें इन सब के लिए थोड़ा सा अगर ये कदम उठाना पड़े कि वो ना बुरा मान जाए, तो जो बुरा मानते हैं उनको इग्नोर करने का टाइम आ चुका है। जस्ट इग्नोर देम जो बुरा मानते हैं। सलमा भट्ट साहिबा, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगा इस इकदाम को। ये बहुत अच्छा इकदाम है जो आप लोगों ने उठाया और इससे पहले होना चाहिए था। लेकिन अगर हम देखें, आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो ख़वातीन के स्कूल्स हैं, ख़ासकर प्राइमरी स्कूल है, फिर हाई स्कूल्स हैं, फिर मिडिल स्कूल है, तो क्या तमाम तर ख़वातीन को ये सहूलियात दी जाएंगी? और उसके साथ साथ क्या कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो स्कूटी नहीं चला सकती, आपको पता भी इस बात का है, तो उनके लिए प्रॉपर क्या ट्रेनिंग वगैरह जो है उनको ट्रेन करके ही उनकी कुछ टाइम दिया जाएगा और उसके बाद उनको? जी, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। आपका सवाल बहुत अहम है। इनिशियली जी ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है क्योंकि अभी हम इसको बहुत ज्यादा फैला नहीं पा रहे हैं। उसको ग्रेजुअली आगे लेके जाया जाएगा क्योंकि अगर हम इसको शुरू में ही सब जगह फैला देंगे तो हमारे लिए इसको कामयाब बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो एज इनिशियली हम इसको अगर लाहौर से जब स्टार्ट ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, इसका क्राइटेरिया वो है जिनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहुंचने में दिक्कत है और जो दूर दराज के इलाकों में है उनको वो प्रायोरिटी पे होंगे, वो अप्लाई करेंगी बच्चियां जो हैं और उनको इंस्टॉलमेंट्स पे दिया जाएगा, आसान किस्तों पे इसकी पेमेंट करना होगी उनको। और दूसरा इसमें यह है कि फिर उसके साथ जो वर्किंग वुमेन है, जो यंग बच्चियां जो अब काम में आ जाती हैं, नौकरी में आ जाती हैं, अगेन वही जो थोड़ा दूर हैं जिनके घर और जिनको मोबिलिटी का इशू है, 2-2 3-3 गाड़ियां बदल के आना पड़ती हैं और फिर बहुत घंटा 1.5 घंटे की मुसाफत वन वे है और फिर दूर जाना पड़ता है। इनिशियली हम उनको देंगे। जहां तक आपने कहा कि बच्चियों को स्कूटीज नहीं चलानी आती, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। बच्चियों का स्कूटीज का एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उनको चलानी नहीं आती। उसके लिए हमने ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर भी इसको जोड़ा है। उसके साथ जो सिटी ट्रैफिक पुलिस का जो सेंटर है उसके साथ हमने इसको जोड़ा है कि वो सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो इस पे ट्रेनिंग देंगे और उनको लाइसेंस देंगे और लाइसेंस उन्हीं बच्चियों को मिलेगा जो थोड़ी ट्रेंड होंगी, जो स्कूटी हैंडल कर सकती हैं और जो चला सकती हैं। और लाइसेंस देने से पहले उनको हम सेंटर्स में ट्रेनिंग देंगे। बिल्कुल आपने जो स्कूटी चलाने की महारत दी जाएगी। ये सिर्फ मैं इसमें एक छोटी सी चीज मेंशन करना चाहती हूँ। शायद आपके पास फीडबैक में कुछ बच्चे ऐसे आ जाए जो कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। इसको ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं इसकी, आपने ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। उसमें बच्चों को ये चाहिए कि थोड़ा सा जैसे पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ लें जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और अगर उनको पढ़ के समझ नहीं आ रही तो देयर मस्ट बी सम हेल्पलाइन और सम कांटेक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल, वो उस इदारे को जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उससे कांटेक्ट करके, क्योंकि आपके पास पूरी मुकम्मल जामिया इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है किसी भी चीज का आगाज करने के लिए। तो अगर बच्चियों को पता होगा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस का कौन सा सेंटर ट्रेनिंग दे रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल लोग, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन मतलब ट्रेनिंग जाना बड़ा जरूरी है खवातीन के लिए, जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद बिल्कुल इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने, हम इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा सलमा, ये फरमाइए कि बजट मख्तस किया जा चुका है अब इस वक्त ख़ास तौर पे ऐसे में कि जिस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मायशी तौर पे देखा जाए तो प्रॉब्लम्स का शिकार है, इसमें इसके लिए फंड्स निकालने के लिए पैसे होंगे, कहीं से कटौती की जाएगी, क्या किया जाएगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये इस वक्त एक इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि जहां पे बजट तो किसी की चीज के लिए भी मुख्तस करना हमारे लिए शायद यकीनी सूरत हाल नहीं है, लेकिन बहरहाल हमको बजट देना है और हमें बजट लेके आना है और इसी बजट और इसी रिसोर्सेज के अंदर हमने बहरहाल चीजों को आगे लेकर चलना है और मैनेज करनी है। और इसके अंदर एग्जैक्टली कितने पैसे एलोकेट होते हैं वो तो अभी कबल वक्त होगा कहना, क्योंकि ये लास्ट डेज है और इसके ऊपर फाइनल हो रही हैं चीजें। लेकिन डेफिनेटली ये प्रायोरिटी एरियाज में है। जब हम वुमेन इनिशिएटिव्स की बात करते हैं और वुमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्कूटीज लॉन्च किया है तो ये डेफिनेटली बजट के अंदर प्रायोरिटी के ऊपर होगा। तो इसलिए जो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रायोरिटी दे दी जाएगी, ये प्रायोरिटाइज कर दिया जाएगा। जबकि हम यही कह सकते हैं कि शायद जो अगला 2022-23 का बजट आएगा तो उसके अंदर हम शायद हमें अपनी प्रायोरिटीज का तयन करना पड़ेगा। ये कर सकते हैं कुछ चीजें आप ऊपर ले आते हैं, कुछ चीजें आप
थोड़ा पीछे लेके जा सकते हैं इस तरह के बजट की सूरत हाल में, जब इतनी गैर यकीनी सूरत हाल हो, जब आप बजट बढ़ा नहीं सकते, जब आप देखिए पंजाब वो सूबा मैं बताना चाहती हूँ जिसका 2017-18 का बजट तरक्याती बजट 650 अरब था पर लेकर गए थे हम, जिसमें से हाईएस्ट 80% जो था वो खर्च हुआ था। 500 अरब रुपए पंजाब हुकूमत ने 2017-18 में पंजाब के लोगों पर तरक्याती बजट की मद में खर्च किया था। अनफॉर्चुनेटली 2018-19 में आते ही जो पीछे की हुकूमत ने पहला बजट जो दिया था ना, वो 238 अरब पे ले गए थे तरक्याती बजट काट के। उसके बाद जो उससे अगला बजट दिया वो 327 अरब का दिया। उसके बाद 300 साढ़े 300 अरब रुपए टोटल बजट होता था पंजाब हुकूमत का। इससे आगे वो कभी एक्सीड नहीं कर सके तरक्याती बजट को, लेके नहीं जा। ये 50% स्लैश किया इन्होंने तरक्याती बजट पिछले 4 सालों में। पंजाब के साथ इस हद तक ज्यादती की गई। और 2017-18 में जनूबी पंजाब सूबे का बजट जो हमने दिया था वो 238 अरब रुपए था, जबकि इन्होंने आके खुद जो मैं इंटरफेरेंस की, कुछ बजट कम किया, कुछ कमी, जैसे तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रही हैं कि बजट में कमी की गई, कटौती की गई, जिससे तरक्याती काम जो है वो बहुत से रुक गए। खैर, स्कूटी के बारे में जैसे बात कर रही हैं, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं तो खुद उसकी तारीफ़ करता हूँ। थोड़ा सा फ़र्क आप ये देखो कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अभी तक बच्चियों को उस तरह से एम्पावर नहीं कर सके कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सके। लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल हो जाती है ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो अब वो ख़वातीन जो दूर दराज के इलाकों से लाहौर के मेन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए आती हैं, उनके लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। ख़ास तौर पर हमें एक्सेप्टेंस की हम बार बार बात कर रहे थे, तो ठीक है ख़वातीन तो कर लेंगी, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो वर्क सर्कल है, सोशल सर्कल है, ये इनिशिएटिव हमें भी लेना पड़ेगा कि हम ख़वातीन को इतना एम्पावर करें कि वो कम्फर्टेबल होकर इस तरह से ऑल ओवर द राउंड ट्रेवल कर सके। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, आज समुद्रों का आलमी दिन पानी का महफूज करने का जो है, पानी को बचाने की कोशिशों का आलमी दिन है। अभी जो पैकेज हमने दिखाया ये जनरल पानी से के बारे में था, जहाँ पे पीने के पानी के हवाले से ख़ास तौर पे आगाही देने की कोशिश की गई और ये बताया गया कि किस तरीके से पीने का पानी आलूदा हो चुका है। लेकिन ये दरियाओं का पानी जब आलूदा होता है और जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट सूरत जैसे कराची के इलाके में है, ये समुद्रों में जाके मिलते हैं। उसके अलावा समुद्रों के पानी में और बहुत से मसाइल हैं। समुद्र की जो हयात है उसको अगर नुकसान पहुंचता है तो दुनिया की बड़ी आबादी, एक तरफ तो फ़िश जैसे होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है। कोरल रीफ के बारे में हमने पहले जैसे बात कर चुके हैं कि वो उनको भी नुकसान पहुंचा हुआ है। बहुत ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत है समुद्र को बचाया जाए, समुद्र में जो पोल्यूशन है उसको बचाया जाए। इस हवाले से एक और चीज़ आती है, वो ये है कि हमारे यहाँ तिमर के जंगलात जो जितने हैं उनको भी खासा नुकसान पहुंचा हुआ है। तिमर ऐसे हैं जिनकी जड़ों में मछलियाँ अंडे देती हैं और वो उनकी अफजाइश का काम होता है, वो भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान पहुंचा हुआ है। और सर बार बार आप बात करते हैं मौसमी तगय्युरात की, ओज़ोन लेयर का कनेक्शन हमारे समंदरों से बहुत गहरा है कि अगर समंदर ज़्यादा बहाली के लिए और उसके सफाई के लिए और इसके ओवरऑल जो भी चीज़ों को महफूज और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर काम किया जाए तो इससे हमारी ओज़ोन लेयर जो है वो कितनी बच सकती है। और सर आप देखिए किसी भी माशी सूरत हाल की अगर हम बार बार बात करते हैं पूरे शो में जहां हमें मौका मिलता है, तो भी हमारे पाकिस्तानी माहिगीर ये कहते हैं कि 100 अरब बगैर किसी कवायद ज़वाबित के इस वक्त GDP में हिस्सा डाल सकते हैं या डालते हैं। तो अगर इस SOPs रखे जाएँ और इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो हमारी माशी सूरत हाल को हम कितना बेहतर कर सकते हैं। सर ये भी हमारे लिए बड़ी प्रोडक्टिव सी बात है। जी बिल्कुल ठीक है। सना बख्शा मूसा हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं हिसार फाउंडेशन की। उनसे चल के बात करते हैं। मेजर ख़तरात हैं समुंदर को इस वक्त हमारे देखा जाए तो पाकिस्तान में भी और आलमी सतह के ऊपर भी, और पाकिस्तान क्या कर रहा है इस हवाले से, इसको बचाव के लिए और क्या करने की ज़रूरत है। सना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बुलाया, हिसार फाउंडेशन को बुलाया अपने प्रोग्राम में। ये जो बहुत अहम दिन है, आलमी दिन है समंदरों का, इसके लिए आगाही बढ़ाने के लिए बहुत शुक्रिया। जी, तो मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करती हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और कचरा हो गया है अब समंदरों में, और ये सिर्फ कराची या पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया भर में है। बल्कि एक पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा ओशन है हमारे दुनिया का,
उसमें तो एक पूरी तय है, पूरी एक लेयर है सिर्फ प्लास्टिक की। अगर आप अंदर जाएंगे मतलब बहुत से बहुत से इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, वो डीप सी डाइविंग जिन्होंने की है, उन्होंने बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग की है कि एक किलोमीटर तक की एक किलोमीटर तक लंबाई में सिर्फ कचरा ही कचरा है ओशंस में। और मैं आपको बताती चलूं कि जो समंदर है वो जो हमारी माहौलियाती जो सूरत हाल है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ओशंस की वजह से ही जो है हमारे जो मौसम के जो सिस्टम्स होते हैं, क्लाइमेट सिस्टम्स जिसको कहते हैं, वो जो है हमारी दरियाओं की वजह से, समंदरों की वजह से उसका पूरा निज़ाम चलता है। क्योंकि इक्वेटर जो है सबसे गर्म दुनिया में सबसे गर्म जो इलाका, जो एक इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, वहां से गर्म पानी चलता है समंदरों में और फिर वो ठंडे पानी की तरफ जाता है जो नॉर्थ और साउथ पोल्स में होता है। तो उससे पूरा एक साइकिल चलता है और यही साइकिल जो है लोगों को नहीं पता, बट यही साइकिल पूरे दुनिया के मौसम को चलाता है। सारे जो क्लाइमेट सिस्टम्स होते हैं ये इसको कहते हैं ओशन कन्वेयर बेल्ट। तो जब हम समंदरों की बात करते हैं ना, ये सिर्फ नहीं है कि खूबसूरती की वजह से हमारे लिए अहम है, इसका बहुत एक अर्थ सिस्टम के लिए इसका बहुत अहम एक किरदार वो अदा करता है। तो पोल्यूशन अपनी जगह बहुत हम अपनी जगह ये क्या कर सकते हैं कि घरों में स्पेशली हम रिसाइकलिंग करें। हम अपना कचरा जो है अलग अलग कर सकते हैं, अलग हिस्सों में, जैसे कंपोस्ट होता है वो हम अलग करें, फिर रिसाइक्लेबल मटेरियल्स होते हैं उसको हम अलग करें, फिर जाहिर है जो सिंगल यूज प्लास्टिक वगैरह है वो तो हमें बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि ये प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक, इसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई है हमारे समंदरों में। और इंडस्ट्री के लेवल पे हम ये कर सकते हैं कि डिस्चार्ज जो है वो लोग बिल्कुल मतलब ट्रीटमेंट करने के बगैर मतलब जस्ट फेंक देते हैं ना, जो भी निकलता है फैक्ट्रीज में से वो इंडस्ट्री वाले फेंक देते हैं। ये बहुत बुरा होता है। इसको हमें एक लॉ के तहत, लीगल फ्रेमवर्क के तहत हमें उनको बाइंड करना चाहिए, इंडस्ट्रीज को स्पेशली, कि पोल्यूशन या जो डिस्चार्ज होता है फैक्ट्रीज से वो उसको रोका जाए। वो पहले वहां पे कुछ सफाई हो, ट्रीटमेंट हो, और फिर साफ जो मतलब साफ पानी उनको डिस्चार्ज करना चाहिए जो हमारे रिवर्स में जाते हैं। और रिवर्स से पूरा सिस्टम, जाहिर है हमारा जो पाकिस्तान की जब बात की जाए तो वो अरेबियन सी में सारे इंडस रिवर का पूरा जो पानी है वो माउंटेन से लेके सी में पूरा जाता है। तो ये पूरा मतलब पानी जो है पूरे पाकिस्तान में वही गंदा पानी फैल रहा है। फिर आपके पैकेज में आपने बहुत अच्छी बातें की है कि जो सूरज लाइन और पानी के लाइन मिक्स हो गए हैं। जाहिर है इसमें यही होगा कि हमें रिपेयरिंग की तरफ जाना चाहिए, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, हमें उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और फाइनली आपकी बिल्कुल ये कराची में तो हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि पानी के मुतालिक जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। टाइफॉइड देख लें, कॉलेरा देख लें, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। और ज़ाहिर हॉस्पिटल्स में इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसका भी यही है कि हमें प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और हमें अपना जो वेस्ट वाटर है वो हमें ट्रीट करना चाहिए, इसकी प्रॉपर हमें सफाई करनी चाहिए। और जो लाइनें हैं, सूरज लाइन है, पानी की लाइन है, वो हमें उसको रिपेयर करके, ठीक करके, कई सूरतों में तो नए लगा के हमें उसको बहुत ज़्यादा सेपरेट रखना चाहिए। बिकॉज यही है जो बीमारी फैलने की जो रीजंस है ना, वजूहात यही हैं। और मतलब हम अगर सिंगापुर को देखें या यूके को देखें तो वहां पे तो 17 बार पहले पानी वो इस्तेमाल होता है, फिर वो उनकी दरियाओं में या समंदरों में डाला जाता है। तो हम जो वाटर मैनेजमेंट की या वाटर क्राइसिस की भी बात करते हैं, स्पेशली सिटी लेवल पे, जो डोमेस्टिक लेवल पे
हम हिसार फाउंडेशन में तो यही कह रहे हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आप करें, उसी पानी को रिसाइकल करें, वही पानी आप वापस इस्तेमाल करें, तो आपका जो वाटर क्राइसिस भी है, जो आपकी पानी की शॉर्टेज है, स्कैसिटी है, वो भी उससे मैनेज हो जाएगी। जी सना, हमारे साथ हरमीत मौजूद हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी हरमीत। अच्छा, अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह हम कराची जाते हैं, फिर हम अपने समंदर के हालात देखते हैं, या जो एरिया करीब है, ख़ासकर केमिकल जो खारिज हो रहा है मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से, और फिर जो दीगर फजले जो हैं वो भी बहा दिए जाते हैं समंदरों में, तो क्या आपको लगता नहीं, क्योंकि जो आबे हयात है उनको तो नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन उनके नुकसान से इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, इस पे यही होता है कि जो आबे हयात पे जो असर पड़ता है, वो हम वही चीजें मतलब इस्तेमाल करते हैं, हम वही चीजें कंज्यूम करते हैं। तो बहुत जगह देखा गया है कि जो फिश है वो उसके अंदर प्लास्टिक होता है, और फिर हम जो वो मछलियां जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी वही प्लास्टिक जा रहा होता है। तो ये सबसे ज्यादा, और फिर दूसरा ये कि जैसे मैंने बात की कि फैक्ट्री से जो निकलता है गंदा पानी, उसमें फर्टिलाइजर्स भी शामिल होते हैं, केमिकल वेस्ट भी शामिल होती है, हर तरह की उनकी वो जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं वो सब शामिल होता है। तो फिर वही चीज जो है आबे हयात में जाती है, और फिर उनसे हमें जाती है। तो ये उससे हमारी क्या कहते हैं, हेल्थ पे भी असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना, बातें की हैं। पानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे हयात के लिए, हमारे समंदरों, हमारे दरियाओं को महफूज करना, और उसके बगैर अगर हम सोचें कि हमारी हयात तरोताज़ा रहेगी, हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी, तो ये नामुमकिन है। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कुछ वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज़ का। अभी बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक पर हम जो तीनों मिलकर डिस्कस कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि लड़कियों को क्रिकेट का बिल्कुल शौक नहीं होता। तो मैंने सोचा कि ऑन स्क्रीन इसको कन्फेस कर लेते कि वाकई नहीं होता, और स्क्रीन के उस तरफ जो लड़कियां बैठी वो भी मेरी बात को सेकंड कर रही होंगी, बट ऑल्दो ये मैदान आपका है। कुछ लड़कियों को नहीं होता, हमने दीवानगी की हद तक देखा है, और अब तो फर्क इतना पड़ गया, कमेंटेटर लड़कियां आ गई हैं भाई, मतलब, और हर क्रिकेट सीरीज में एक एनालिस्ट होना बहुत जरूरी है। जो खातून एनालिस्ट दोनों से सर, अब आज से जो मैच शुरू हो रहे हैं, चौधरी फान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, उस हवाले से ही बात करेंगे। पहला सवाल ही बल्कि मेरे ख्याल में इसी हवाले से होना चाहिए कि आज भी कोई ना कोई खातून एनालिस्ट होगी, फिर मेरे ख्याल में उम्मीद है। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि अभी तो पीसीबी की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन बट ज़ैनब बड़ा परसिस्टेंट पार्ट कंटिन्यूसली चल रही है, और रूज मुमताज़ हैं, वो बड़ा अच्छा इसमें रोल प्ले कर रही है लास्ट 2 3 पे। फिर जो कैप्टन थी हमारी सना मीर चल रही हैं, तो ये 3-4 लड़कियां। फिर रोहा एक लड़की है जो हमें पीएसएल में भी ड्राफ्ट में भी नजर आई, वो भी 2-4 सीरीज में हमें नजर आ रही है। तो मतलब 3-4 ऐसे नाम हैं जो कमेंट्री, हाँ जी, टेंडेंसी काफी ज्यादा। फिर क्रिकेट के अंदर हमने देखा जाए तो काफी ज्यादा लड़कियां खेल भी रही हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था, स्कूल के हद तक भी, कॉलेज की हद तक भी। इवन मैंने लास्ट शो भी अपना जो किया है वो हॉकी के ऊपर किया, कि अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट पे बात हो रही है, हॉकी के ऊपर कोई फेडरेशन काम नहीं कर रही, तो वो हमारी नेशनल स्पोर्ट है। तो एग्जैक्टली ऐसी बात ही है कि आपकी डोमिनेंस मेल की हर जगह नजर आती है, बट ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप उनको भी उतना ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, ताकि वो भी अपना जो भी शोकेस करना चाहे परफॉर्मेंस को, वो कर सके। अच्छा जी, आज की सीरीज जो आज से शुरू होनी है, 2-3 सवाल उस हवाले से बड़े अहम है। एक तो यह है कि इंतहाई गर्मी में, इंतहाई से ज़्यादा गर्मी में 46-47 डिग्री टेम्परेचर है जिसमें मैच होने जा रहा है, इसका कितना असर पड़ेगा खिलाड़ियों के ऊपर। नंबर 2 ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है बाबर आजम के लिए, कि विराट कोहली ने कहते हैं कि कैप्टन होने के नाते फास्टेस्ट 1000 रन किए थे 17 इनिंग्स में, और बाबर आजम 12 इनिंग्स में 98 रन पीछे हैं। क्या वो ये रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, उस हवाले से भी मतलब उसको देखना है। लेकिन सबसे पहले इसी तरफ आ जाएं कि पाकिस्तान को एज होगा नहीं होगा, वेस्ट इंडीज़ काफ़ी कमज़ोर हुई है, इस हवाले से। सबसे पहले आपने वेदर का पूछा, तो ओबियसली ये मैचेस दोनों टीमों को आपस में तो मुकाबला होगा, और दोनों टीम का आगे वेदर का भी होगा। वेदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, आपको पता है कि ह्यूमिड भी है, गर्म भी है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बनेगा।
आल्दो के पीसीबी ने 2 वीक इधर कैंप लगाई रखा लाहौर में, और एलसीसी ग्राउंड में भी और कदाफी में भी प्रैक्टिस करते रहे, बट लाहौर का वेदर फिर उसकी निस्बत थोड़ा सा कम था। बट आजकल 2-3 दिन से तो लाहौर में बड़ी हीट वेव बहुत सीवियर किस्म की चल रही है। और बाहर आउटसाइड 47 लग रहा होता है। जी जी जी। और प्लस राव साहब ये जो हीट आपकी एडिशनल आपको 3-4 टेम्परेचर ज़्यादा लगती है, वो गाड़ियों का जो फ्यूल का आपका टेम्परेचर है, कंजम्पशन है, उसका वजह से, या फिर एयर कंडीशन की जितना भी है उसकी हीट एडिशनल है, तो वो आपका 3-4 टेम्परेचर एडिशनल ही जाता है। और ये इसी वजह को कंसिडरेशन में रखते हुए पीसीबी ने मैचेस को थोड़ा सा लेट करवाने का कहा गया कि 4 o'clock टीम आएंगी और मोस्ट लाइकली शायद 5 बजे भी शुरू करने की एक सजेशन थी, बट मेरा ख्याल है 4 बजे शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा आपने बात की बाबर आजम की, बाबर आजम के पास बहुत आउटस्टैंडिंग चांस है इसको भी कम्पीट करने के लिए, उसको बीट करने के लिहाज से, और टेलर मेड लगता है बाबर आजम के लिए ओडीआई। टेस्ट में हमने जिस तरह हमेशा बात की शोज़ के अंदर के टेस्ट में थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, T20 के उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की जाती है, उतना इफेक्टिव नहीं नजर आते, बट ओडीआई के अंदर बाबर आजम का जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो उनको थोड़ी सूट करता है कि शुरू में थोड़ा सा बॉल कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद वो एग्जैक्टली 100 के स्ट्राइक रेट पे आते हैं, और वो उनके बैटिंग स्टाइल के लिए इससे बेहतर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। और इसी वजह से वो मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर भी हैं, और 2-3 साल से हमने देख रहे हैं कि नंबर 1 की पोजीशन पे भी ऑन एंड ऑफ वो रहते चले जा रहे हैं, और जिस तरह की उनकी सेंचुरीज भी अब बढ़ती चली जा रही हैं, ऑलमोस्ट 16 के करीब वो आ चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम बड़ा इजीली ये टारगेट को मीट कर लेंगे, क्योंकि ओपोनेंट भी आपका इस दफ़ा भी कमज़ोर है। और वेस्ट इंडीज़ की जिस तरह आपने बात की टीम की, हमेशा से हम लास्ट कोई 2 डेकेड से देख रहे हैं इनके और बोर्ड के और प्लेयर्स के प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रहे, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं खत्म हो रहे। वर्ल्ड कप से पहले किसी बड़े इवेंट के पहले वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जेलिन हो जाते हैं, एक ट्राई मारते हैं, उसके अलावा वो डिफरेंट कंट्रीज में लीग खेलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ओबियसली वो अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहते इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और ओबियसली फाइनेंशियल उस तरह उनको वो जो रिक्वायर कर रहे हैं वो नहीं मिलते बोर्ड की तरफ से, तो वो अपने आप को फिर ये बताएं, हम मौसम की बात कर रहे हैं तो मुल्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हम मतलब कंपैरेटिवली लाहौर या कराची के स्टेडियम की पिच बड़ी ज़बरदस्ती है। अब वहाँ पर पिच को भी पहले ज़्यादा तैयार करना पड़ता है, इस चीज़ का कितना एज मिल सकता है और इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं? 31 बरस बाद जीतने के लिए तगोदो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हाउ यू लुक लाइक? देखिए मुल्तान की जो विकेट है वो शुरू से बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है, और बड़े बड़े रन स्कोर हुए हैं इधर। 14 ईयर्स के बाद मैच होने जा रहे हैं इंटरनेशनल, बट हमने पीएसएल के मैचेस इधर काफी देखे हैं, तो पीएसएल में बड़ा ज्यादा रन स्कोर होते हैं और प्योर बैटिंग विकेट होती है। और मेरा नहीं ख्याल किसी तरह भी ओडीआई के अंदर आप टर्निंग स्पिन विकेट बनाएं या आप थोड़ा सा घास छोड़ें, दोनों ओडीआई के अंदर नहीं देखा जाता ना T20 में देखा जाता है। तो बैटिंग प्योरली विकेट होगी। पाकिस्तान को एज बहुत ज्यादा है, जिस तरह हमने वेस्ट इंडीज की वीकनेस की बात की, हमारे बैटिंग जो है पूरी स्टेबल है, बॉलिंग लाइन बहुत स्टेबल है। आल्दो के लास्ट ईयर हमने सिर्फ 6 ओडीआईज खेले, बट इसमें यह कि सिर्फ मुझे, अगर मैं सारे बैट 16 प्लेयर्स को देख रहा था तो एक ही चीज़ मुझे लैक नज़र आ रही थी रोसा, वो मिडल ऑर्डर का मसला जो हम 2 साल से हम कर रहे हैं T20 और ओडीआई के अंदर भी। आपने वही T20 के प्लेयर को ओडीआई में दोबारा डाला, इफ्तिखार को भी चांस दिया, खुशदिल शाह को भी चांस दिया। ऊपर वाले नंबर तो आपके पास 3-4 साल से खेलते चले आ रहे हैं, इमाम है, बाबर है, फ़खर है, फिर रिजवान भी अब 2 साल से हैं, बट वो चौथा या 5वां स्लॉट जो है ना वो हमारी वीक पोजीशन है। छोटी टीमों के खिलाफ तो शायद वो आप एड्रेस कर पाएंगे, कवर हो जाएगी चीज़। जैसे ही आप कोई बड़े टूर्नामेंट के लिए जाएंगे उधर एक्सपोज हो जाएंगे। जिस तरह मेरा मानना ये है, हमेशा मैं बात कर रहा हूँ, कोई 6-7 मंथ से कर रहा हूँ कि आपके पास जो एक प्रिपेयर कमोडिटी थी ओडीआई के अगर हवाले से बात करूँ, वो हारिस सुहेल थे। उसने 2-3 साल 47 के एवरेज के साथ स्कोर किया और सबसे बेस्ट उसकी एवरेज थी मिडिल ऑर्डर के अंदर। हरमीत का कमेंट ले लें। जी श्योर। जी हरमीत कमेंट। जी। अच्छा बाजी, आपने जो बैटिंग की तो आपने बात कर ली, लेकिन अगर हम देखें हसन अली और दीगर जो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली बड़े उनकी बड़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि स्पिनर की में कौन किस को शामिल कर दिया जाएगा? शामिल तो वैसे स्क्वाड का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन आपके यहाँ फेवरेट कौन बनता है? बाजी शादाब है, नवाज, इफ्तिखार है, फिर आप देख लें। देखिए शादाब और नवाज तो मेरा ख्याल है मस्त खेलेंगे दोनों, और इसी वजह से उन्होंने उस्मान कादर को भी हटा दिया गया जो कि 2 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि नवाज ऑन एंड ऑफ इंजरी का शिकार थे, बट नवाज की फॉर्म बहुत आउटस्टैंडिंग थी। पीएसएल से पहले जितनी भी सीरीज हम देखें तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट एक क्वेश्चन मार्क इधर आता है कि आपने साल डेढ़ पहले इमाद वसीम को बड़ा एक इम्पोर्टेंस दी, ठीक है, आपको उसको लेके चले, और अब आपने आस्ता आस्ता उसको बिल्कुल ही पहले T20 तक किया। अब हम देख रहे हैं कि शायद मुझे T20 भी नज़र उनकी जगह नहीं आ रही कि नवाज को आप प्रेफरेंस देंगे कि दोनों एक तरह की। ये बोर्ड का विजन का मसला है
कि एक दफ़ा एक प्लेयर को कहते हैं कि हमारा फ्यूचर स्टार है, हमारा शायद नेक्स्ट कैप्टन है, बट वो फ्यूचर थोड़े 1-2 सीरीज के बाद आपको वो टीम में भी नजर नहीं आता। तो ये चीज़ें को देखना बड़ा ज़रूरी है। और शादाब जैसा वाइस कैप्टन है, शादाब तो मस्त खेलेंगे और नवाज भी मेरा ख्याल मस्त खेलेंगे। इफ्तिखार तो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल सकते हैं, अगर विकेट्स ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा स्पिन मिलेगा तो वो उसको यूटिलाइज किया मतलब जा एक सकता है। हाइप क्रिएट कर दी जाती है, लेकिन इस दफा प्रेडिक्शन जो है वो जीत की है, राइट? जी एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी टीम उनसे बैलेंस है, चलिए, ज़्यादा बेहतर है, उनका तो कैप्टन भी न्यू है और पोलार्ड भी नहीं है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमारी तो वीकेंड की तैयारी हो गई, आप भी मैच देखिएगा और हमें भी बताइएगा। हमारे सारे सेगमेंट जो हैं वो आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।